संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हो गई। सुबह 11:30 बजे से राहुल गांधी एफआईआर कराने के लिए लगे थे। पुलिस ने अज्ञात शख्स के खिलाफ बीएनएस की धारा 118 और 125 के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है और कॉपी राहुल गांधी को सौंप दी है। एफआईआर दर्ज कराने के लिए राहुल गांधी 11:30 बजे कनॉट प्लेस पहुंचे। संसद मार्ग थाने के बाद 12:30 बजे से धरना दे दिया। राहुल गांधी आज जिद पर अड़ गए थे, जब तक एफआईआर नहीं होगी तब तक धरना खत्म नहीं होगा। बैलेट गन केस के मुद्दे को राहुल ठंडा होने ही नहीं देना चाहते। धरना खत्म करने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि इंसाफ के लिए उन्हें करीब 8 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। राहुल गांधी के आज के प्लान के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। आज राहुल के सरप्राइज ने पुलिस और बीजेपी सबको चौंकाया। आज पूरे दिन भर क्या क्या हुआ आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये इनके यहाँ लगे 20 जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है। 3 छर्रे इनके आंख में है। आंख में 3 छर्रे हैं। आंख इनकी खो गई है। उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे। और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। संसद के पास नया जंतर मंतर शुरू हो गया। इस बार धरने पर राहुल गांधी खुद बैठे। संसद मार्ग थाने से संसद भवन की दूरी सिर्फ 10 मिनट की है। जंतर मंतर से संसद मार्ग थाने की दूरी महज 700 मीटर है। हो गया मोबाइल, आपका वीडियो बहुत देर से हो गया। किसी को पता नहीं था, किसी को एहसास नहीं था राहुल गांधी अचानक आएंगे और नया धरना शुरू हो जाएगा। सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका अब नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। राहुल गांधी पहले कनॉट प्लेस थाने गए थे। वहां से उन्हें संसद मार्ग थाने जाने को कह दिया गया, जिस पर राहुल गांधी बेफर पड़े। करिए जब तक होगा मैं नहीं जा रहा हूँ। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए। नहीं, डीसीपी ऑफिस में क्या करना है सर? डीसीपी ऑफिस से जाइए सीपी ऑफिस। ठीक है, डीसीपी ऑफिस कहाँ है? हमारा पार्लियामेंट थाने। चलो वहाँ चलते हैं। नहीं, वो डीसीपी ऑफिस भेजा। आइए डीसीपी ऑफिस भेजा। हम तो डीसीपी ऑफिस जा रहे हैं। ये कह रहे हैं न्याय के लिए यहाँ नहीं होगा, डीसीपी ऑफिस। हमने आपसे कहा कि आयोग का नंबर, आपने हमें कहा डीसीपी ऑफिस जाए। उसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर और उससे लगे हुए संसद मार्ग थाने गए। यहीं डीसीपी का ऑफिस भी है। राहुल गांधी 11:55 पर संसद मार्ग थाने पहुंचे। उनके साथ पैलेट गन से घायल छात्र साहिल लोचो और उसकी मां ज्योति, पिता दीपक और वकील भी मौजूद थे। 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना भाई बैठूंगा। राहुल गांधी सीधे संसद मार्ग थाने के अंदर गए और 12:15 से 12:30 तक दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट सीपी नुपुर प्रसाद से मिलने डीसीपी ऑफिस पहुंचे। जब तक होगा मैं नहीं जा रहा। कंप्लेंट तो इनका हक है सर, रिसीविंग दे दीजिए। राहुल अपने साथ कई शिकायतें लेकर अंदर गए थे और इन पर कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने तुरंत कोई फैसला नहीं लिया। जो छर्रे लगे हैं, ये सारे जो है इनकी आंख दिखाओ। ये जो इनकी आंख गई है, इसके बारे में हम एफआईआर मांग रहे हैं और ये इनका हक बनता है। मैं 10 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 50 दिन, 6 महीना वहीं बैठूंगा। जिसके बाद राहुल बाहर निकले और 12:30 बजे धरने पर बैठ गए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि 20 जुलाई के प्रदर्शन में साहिल पैलेट गन से घायल हुए। 14 अगस्त को उन्होंने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत दी थी
लेकिन उन्हें शिकायत की कॉपी ही नहीं मिली। 17 अगस्त को ईमेल और फोन से भी शिकायत पर कार्रवाई की मांग की गई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिसके बाद राहुल गांधी साहिल लोचो को लेकर थाने पहुंचे और कहा कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती तब तक वो वहां पर धरना देंगे। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए। हिंदुस्तान का एक युवा है, उनकी मम्मी यहाँ पे ज्योति खड़ी है, उनके पिता दीपक है, साहिल है ये, और हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि प्लीज एफआईआर दर्ज कीजिए। अंदर से हमें बताया जा रहा है कि देखिए ऊपर से ऑर्डर आया है, एफआईआर नहीं हो सकता है। सिंपल सी बात है, जब तक एफआईआर नहीं होगा तब तक हम यहां से नहीं हिलने वाले हैं। सिंपल सी बात है, एफआईआर करना होगा। इस देश में के साथ ये अन्याय होता है, महिलाओं के साथ होता है, जिनका रेप किया जाता है उनके साथ होता है, गरीबों पर ये किया जाता है, हर रोज किया जाता है। और ये नई दिल्ली में कनॉट प्लेस में आपकी आंखों के सामने किया जा रहा है। इसीलिए हम सिर्फ एक मांग है हमारी, एफआईआर, डीडीआर और जो इन्वेस्टिगेटिव ऑफिसर है उसका आप नाम हमें बता दीजिए, हम चले जाएंगे। हम सिर्फ इस परिवार के लिए न्याय मांग रहे हैं। राहुल के साथ धरने में पहले कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और सुप्रिया श्रीनेत मौजूद थे। इसके बाद धीरे धीरे कांग्रेसी नेताओं का काफिला पहुंचने लगा। प्रियंका गांधी, सलमान खुर्शीद, जयराम रमेश, अधीर रंजन, रणदीप सुरजेवाला सभी राहुल के धरने में शामिल हो गए। शुरुआत में राहुल के साथ 4 कुर्सियां साहिल, उसकी मां और साहिल के वकील की कुर्सी थी। प्रियंका गांधी की एंट्री के बाद 5वीं कुर्सी लग गई। साहिल के बगल में राहुल थे, मां के बगल में प्रियंका थी। राहुल गांधी के धरने में शामिल कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ कार्यकर्ता चरखा चलाते हुए दिखे तो कुछ ने रघुपति राघव और राजा राम का पाठ शुरू कर दिया। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ते ही संसद मार्ग थाने की सुरक्षा बढ़ा दी गई। रैपिड एक्शन फोर्स को मौके पर बुला लिया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है बुलाया गया है और एक टुकड़ी जो है फिलहाल यहां पर पहुंची है। आपको तस्वीरें में दिखाऊं, दिल्ली पुलिस के जवानों की संख्या बेहद ज्यादा है। इसके साथ साथ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान भी जो हैं अब डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में आ गए हैं। दरअसल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ये फैसला जो है वो पुलिस की तरफ से लिया गया है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को अब डिप्लॉय कर दिया गया है। राहुल गांधी जो हैं, आपको दिखाऊं, तमाम जो बाकी कांग्रेसी नेता हैं उनके साथ इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं यहां पर, और उनके साथ जो है लगातार धरने पर बैठे हैं। तकरीबन 35 मिनट तक जो है दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों के साथ उनकी बैठक हुई एफआईआर दर्ज करने को लेकर, लेकिन जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उसके बाद जो है राहुल गांधी यहीं पे डीसीपी ऑफिस कॉम्प्लेक्स में ही प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। धरने पर बैठे राहुल गांधी लगातार फोन पर किसी को मैसेज करते दिखे। फिर प्रियंका गांधी उनके पास पहुंची, जिसके बाद राहुल गांधी किसी के साथ फोन पर बात करने लगे। राहुल की बात खत्म हुई तो प्रियंका गांधी फोन पर बात करने लगी। राहुल गांधी एक बार फिर धरने पर बैठे। आज उन्होंने जगह संसद भवन के पास संसद मार्ग थाने को चुना। ठीक 1 महीने पहले भी राहुल गांधी धरने पर बैठे थे, तब उन्होंने पीएम आवास के बाहर धरना दिया था। यह सुरक्षा के लिहाज से काफी सेंसिटिव इलाका है। इसके बावजूद 1 महीने में दूसरी बार राहुल गांधी इस इलाके में धरने पर बैठ गए। 1 महीने में राहुल गांधी के अचानक धरना प्रदर्शन और मार्च की ये तीसरी तस्वीर है। राहुल 21 जुलाई को अचानक पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठ गए। 23 जुलाई को इंडी गठबंधन के सांसदों के साथ गांधी स्मृति तक मार्च निकाल दिया और अब संसद मार्ग थाने के बाहर प्रोटेस्ट करने लगे। राहुल गांधी ने साहिल को लगे पैलेट गन के छर्रे दिखाए और कहा कि पैलेट गन चलने के सबूत हैं। अगर पुलिस ने गन नहीं चलाई तो किसने चलाई है? राहुल गांधी ने दावा किया कि पुलिस कह रही है कि उन्हें एफआईआर नहीं करने के ऊपर से निर्देश हैं।
जुलाई को पैलेट गन का प्रयोग हुआ। उसका सबूत क्या है? सबूत ये है, देखिए ये है पैलेट्स, देख लीजिए इनको अच्छी तरह देख लीजिए। ये देखिए ये है पैलेट्स। ये कहां से आए? ये इनके शरीर से आए, दिखाओ। ये इनके यहाँ लगे छर्रे, 200 छर्रे इनके शरीर के अंदर है, 3 छर्रे इनके आंख में है। वो फाइल दिखाओ। ये है एम्स की रिपोर्ट, लेडी हार्डन की रिपोर्ट, जिसमें साफ लिखा है कि इनको एम्स की एरी, जिसमें साफ लिखा है कि इनके शरीर में 200 से ज्यादा छर्रे हैं, आंख में 3 छर्रे हैं, आंख इनकी खो गई है, उस आंख से वो नहीं देख पाएंगे, और इनके दिल के पास, बिल्कुल दिल के पास छर्रे हैं जो छुए नहीं जा सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने छर्रे नहीं चलाए, तो एक ही सवाल है, अगर आपने नहीं चलाए तो किसी ने तो ये छर्रे चलाए होंगे, शायद किसी और ने इन पर छर्रे चला दिए, और अगर किसी और ने नहीं चलाए तो पता नहीं, शायद इन्होंने ही छर्रे चला दिए हों। मगर क्राइम तो हुआ है क्योंकि इनके शरीर में छर्रे हैं। राहुल ने जिस छात्र की चोट दिखाई उसका नाम साहिल लोचब है। वो दक्षिण पश्चिम दिल्ली के नजफगढ़ का रहने वाला है। 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट के दौरान पैलेट गन से लोचाब घायल हो गया था। एम्स के जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर में इसकी सर्जरी हुई। परिवार के मुताबिक लोचाब के आंख की रोशनी लौटने की सिर्फ 1% संभावना है, क्योंकि आंख की पुतली को गंभीर नुकसान पहुंचा है। मेरे ऊपर पैलेट गन से हमला हुआ, जिसके बाद मैं लेडी हार्डिंग में एडमिट हो गया। उसके बाद मेरे को एम्स रेफर कर दिया गया, और एम्स में मेरी 2 सर्जरी हुई आँख की, लेकिन वो 2 सर्जरी के बाद भी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अब मैं बेड रेस्ट से उठा तो 14 अगस्त को मैंने अपने हाथों से 7 पेजों की कंप्लेंट लिख के। अखिलेश यादव की पीडीए का पी आखिर है क्या? यूपी चुनाव का ये बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। पी पहले पिछड़ा था, फिर पी से पंडित हो गया। क्या पी आगे जाकर पाकिस्तान बन जाएगा? ये योगी आदित्यनाथ पूछ रहे हैं। यूपी में अखिलेश पीडीए लेकर चले थे, लेकिन बाराबंकी आते आते उनके पीडीए का पी एकदम साइलेंट हो चला है। बाराबंकी में गोली चली, मर्डर हुआ, लेकिन गोली चलाने वाले की जाति देखने के बाद जो समाजवादी पार्टी में सन्नाटा छाया, उसने पीडीए के समीकरण को बदलने लगे हैं। मनोज हाथ निकाले बड़े पापा है उनका गोली मार उसके बाद मियाँ जो मारुति के नहीं आगे हुआ था उनका मार के नहीं, बस इनका इधर गिरे तो हम इनका देखें ना, मनोज देखें शकल में वो रोड पे खड़े हुए आकर टक्कर मारे, गोली भी मार दी और भाग गए। मनोज यादव। यूपी के बाराबंकी में मनोज यादव ने हंसराज वर्मा की हत्या कर दी। मनोज ने हंसराज को गोलियों से भून दिया। 4 दिन से बाराबंकी गुस्से में धधक रहा है। 96 घंटे से बाराबंकी में इंसाफ की आवाज गूंज रही है। उसने मनोज दिया, उसको गिरा दिया उन्होंने। चरपहिया चढ़ा रहे, पैर पर चरपहिया चढ़ा रहे। 18 अगस्त की रात में हंसराज की हत्या हुई। 19 अगस्त से ही बाराबंकी में हंसराज के परिवार वालों ने हल्ला बोल दिया। इंसाफ और मनोज यादव की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिवार वाले सड़क पर बैठ गए। बाराबंकी में गांव वालों का धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। हम शायद नहीं रहन, हम जाने नहीं पाए, हम तो घर मार नहीं है, बाहर कहाँ है तो देखे। कौन मारा है? अरे मनोज ने मारे, हम नहीं रहने। सुबह शाम दिन रात बाराबंकी में बवाल चल रहा था, लेकिन इस भीड़ में वो एक चेहरा कहीं नजर नहीं आया जिस चेहरे को बाराबंकी में सबसे पहले पहुंचना चाहिए था। सपा विधायक गौरव रावत पीड़ित परिवार की अंत्येष्टि में पहुंचे, लेकिन पीड़ित परिवार ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। कुर्मी समाज और हंसराज के परिवार के लिए अखिलेश यादव का ना तो ट्वीट आया और ना ही कोई बयान जारी किया गया।
अखिलेश की पार्टी डेली यूपी का बुलेटिन दिखाती है, लेकिन इस बुलेटिन में बाराबंकी का जिक्र कहीं नहीं आया। अब तक समाजवादी पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने हंसराज वर्मा के परिवार से मुलाकात नहीं की है। 27 में अखिलेश को आस यूपी के पीडीए से है। अखिलेश पीडीए से हैं। पीडीए में पी की सबसे ज्यादा भागीदारी है। अखिलेश पी फॉर पंडित करके इस भागीदारी को और बढ़ा रहे थे, लेकिन योगी ने अखिलेश के पी वाली पॉलिटिक्स की नई डिक्शनरी यूपी को बता दी। पी से आगे क्या होगा वो भी समझा दिया है। क्रिकेट की तरह रंग बदलने वाले लोग कैसे परिभाषा करते हैं। पी की परिभाषा पहले पिछड़े से, फिर पी की परिभाषा पंडित से, और आप देखना एक दिन वे पी की परिभाषा पाकिस्तान से भी कर देंगे। अब अखिलेश यादव की ये छुप्पी सिर्फ जैदपुर ही नहीं बल्कि पूरे बाराबंकी जिले में एक बड़ा मुद्दा बन गई है। कुर्मी समाज अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से नाराज बताया जा रहा है। बाराबंकी को लेकर अब यूपी में पी की लड़ाई शुरू हो गई है। पी वाली पॉलिटिक्स में बीजेपी फ्रंट पर और अखिलेश बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। बाराबंकी के पीड़ित परिवार से बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के नेता भी मिले और हैदरगढ़ के बीजेपी विधायक ने भी मुलाकात की। पीड़ित परिवार को इंसाफ का भरोसा और आर्थिक मदद भी की। बाराबंकी के बवाल की गूंज अब पूरे यूपी में सुनाई दे रही है। ओपी राजभर ने सीधे सीधे पी को लेकर अखिलेश की पीडीए वाली पॉलिटिक्स को टारगेट पर ले लिया है। राजभर ने बाराबंकी से बांदा तक अखिलेश एंड कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा सोशल मीडिया पर रिलीज कर दिया है। राजभर कह रहे हैं कि अखिलेश का पीडीए हवा हवाई है, सगा तो बस एमवाई है। बाराबंकी में जिस बेरहमी से हंसराज की हत्या हुई, जिस तरीके से हंसराज वर्मा से पहले मारपीट और फिर गोली मारी, उसको लेकर बीजेपी जबरदस्त अटैक कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी ने अखिलेश से सीधे सवाल पूछ लिया है कि क्या अखिलेश के पीडीए में वो कुर्मी समाज को उसका हिस्सा मानते हैं या नहीं। 27 का चुनाव योगी और अखिलेश के बीच का चुनाव है। यूपी को योगी और अखिलेश में से किसी एक को चुनना है। अखिलेश इसके लिए हिंदुओं को यूपी में जाति में तोड़ रहे हैं, लेकिन योगी बार बार अखिलेश के इस जाति वाले जोड़ का सच यूपी को बता रहे हैं। हमारे लिए कष्टकारी यह था, एक सामान्य शिष्टाचार होता है, सामान्य संस्कार होता है। मायावती जी ने आकर के उस दायित्व का निर्वहन किया और बाबूजी को उन्होंने श्रद्धांजलि दी। लेकिन दुर्भाग्य कितना शर्मनाक था। समाजवादी पार्टी के मुखिया ने कितना द्वेष वे हमारे नेता से रखते हैं, कितना द्वेष रखते हैं। उन्होंने बाबूजी को प्रत्यक्ष जाकर के श्रद्धांजलि देने की बजाय शब्दों से भी नहीं कोई कुछ व्यक्त किया। बहनों और भाइयों, इससे बड़ा अपमान ये जातीय अपमान है और ये हर उस हिंदू का अपमान है जिसको लगता है कि बाबूजी का जीवन सनातन मूल्यों के लिए, हिंदू गौरव के लिए समर्पित था। उस हर हिंदू का अपमान था ये।